हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे एनसीईआरटी को आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में पॉलिटी की एनसीईआरटी भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले 2 चैप्टर का वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं और आज यहाँ पे तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आइए देखते हैं तीसरे चैप्टर के बारे में। इसमें तीसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर में भारत में चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, इस सब से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जो हमारे मन में चुनाव को लेकर डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। क्या सही चुनाव प्रक्रिया का पालन होता है हमारे देश में या नहीं, या फिर कोई और प्रक्रिया सही हो सकती है, इन सब चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। किसी और देश में क्या चुनावी प्रक्रिया है ये भी देखेंगे। क्या हमारे ही देश की प्रक्रिया सबसे बेस्ट चुनावी प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इन पर भी बात होगी। इस चैप्टर में हम लोग चुनाव की विभिन्न विधियों को देखेंगे। अपने देश में चुनाव व्यवस्था जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं उनको भी देखेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाता है, उनके लिए क्या प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि चुनाव सुधार पे कैसी बहस होती है और उसमें से उस बहस में से कौन से चुनाव सुधार को लागू करना चाहिए, कौन से चुनाव सुधार को लागू नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, इन सब चीज़ों को के बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसकी पहली हेडिंग, जिसमें चुनाव और लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। इसमें चुनाव और लोकतंत्र के संबंध को बताया गया है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र हो सकता है, या फिर लोकतंत्र, चुनाव का लोकतंत्र से क्या संबंध है और लोकतंत्र का चुनाव से क्या संबंध है। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र हो सकता है और क्या सिर्फ लोकतंत्र में ही चुनाव होता है। इन दोनों प्रश्नों के बारे में इनका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि क्या बिना चुनाव के, सबसे पहली बात यहाँ पे देखेंगे क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कि लोकतंत्र में चुनाव की क्या आवश्यकता है। और अगर लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र का अगर सीधा सा मतलब हम देखें तो ये होता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन है। अब कुल मिला के जनता की भागीदारी होनी चाहिए शासन की प्रक्रिया में, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, नीति निर्माण प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और अगर हम भारतीय संविधान को देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें, तो यहाँ वहाँ पे भी हम भारत के लोग की बात कही गई है, मतलब संपूर्ण शक्ति जनता में ही निहित है। तो इसलिए लोकतंत्र में क्या होता है, वहाँ पे जनता ही सर्वोच्च होती है। तो जनता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है किसी भी देश में। अब जनता की भागीदारी किस तरह से होगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। लोकतंत्र में 2 तरह से जनता की भागीदारी होती है। एक तो प्रत्यक्ष भागीदारी होती है और एक अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता हर एक नीतियों पर खुद से अपना देती है। कि जैसे अगर हम स्विट्जरलैंड का देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अगर सरकार को कोई भी निर्णय लेना होता है तो सरकार पूरा निर्णय देती है, उसके बाद फिर वो जनता के बीच जाता है, वहाँ पे जनता अपना एस नो कहती है और जिस हिसाब से बहुमत होता है उसी हिसाब से उस निर्णय को पारित कर दिया जाता है। बट अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे 130 करोड़ जनसंख्या है। अब 130 करोड़ में से 18 साल से ऊपर वालों को वोटिंग का राइट है। बट जितने भी ये हैं, अब मान लीजिए कि 100 करोड़ भी हैं, तो इन सब के मन की बात जानना, इन सब का डायरेक्ट किसी भी कानून को बनाने के बाद इन सब का वो लेना कि हाँ हम इस हर एक निर्णय को कराएंगे, तो बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। इसी के समाधान के लिए जहाँ पे बड़े बड़े लोकतंत्र हैं या फिर जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, उन देशों में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि जनता को रिप्रेजेंट करते हुए, जनता की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए संसद में जाते हैं और वहाँ पे जाकर नियम बनाते हैं। जो भी नियम लागू करने होते हैं, जो भी सरकार की नीतियाँ होती है, नीति निर्माण प्रक्रिया में वो भागीदारी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और इसी जिस तरह से जो हम अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इसी को निर्वाचन कहते हैं। अब हमें देखते हैं कि अब हम ये भी देखते हैं कि सारे चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। जैसे कहीं कहीं पे जहाँ पे राजशाही चलती है वहाँ पे भी लोग चुनाव करवाते हैं, वो गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव करवाते हैं।
होता ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ये एक आदर्श व्यवस्था मानी जाती है कि कहीं पे भी अगर बात जन कल्याण की आती है तो सबसे ज्यादा जन कल्याण लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव हो पाता है। इसीलिए जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वो भी अपने आप को हमेशा लोकतांत्रिक दिखाने का प्रयास करते हैं, और इसी क्रम में वो भले ही गैर लोकतांत्रिक हैं लेकिन वो अपने यहाँ चुनाव कराने का दिखावा ही करते हैं। तो इस तरह से गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होता है। अब ये है कि कुछ-कुछ यहाँ पे जो संविधान होता है वो कुछ-कुछ चुनाव के लिए नियम बना देता है। ऐसा नहीं कि हमारा जो मन है वही करें। संविधान जब हम लोगों ने पहला चैप्टर देखा था कि संविधान के क्या-क्या कार्य हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि संविधान ये भी बताता है कि हमारे देश पे शासन करे कौन करेगा, नीतियाँ कौन बनाएगा और उन नीतियों को बनाने के लिए कैसी प्रक्रिया का पालन होगा। मतलब उन लोगों को, जैसे संसद हमारे यहाँ पे सारी नीतियों का बनाती है, सारे कानून का जो भी होता है मोटा मोटी संसद ही बनाती है। तो संसद में कौन लोग जाएंगे? अब हम आप तुरंत तुरंत तो संसद में जा नहीं सकते हैं। अगर जा भी सकते हैं तो उसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम उसको फुलफिल करते हैं वह तभी संसद में जाते हैं। तो इसीलिए जो संविधान है वो एक नियम बता देता है कि हाँ इस प्रक्रिया को फॉलो करके हम नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी अपनी दिखा सकते हैं। अब इसमें कौन-कौन से ये मूलभूत नियम कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि कौन मत देने के लिए योग्य है। ऐसा नहीं है कि अपना 5 साल का बच्चा है वो मतदान कर सकता है या 10 साल का बच्चा है वो मतदान कर सकता है। कौन है मत देने के लिए? फिर चुनाव लड़ने के लिए योग्य कौन है? कौन चुनाव की देख-रेख करेगा? अगर कोई भी आप खेल खेलते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो एक देख-रेख करने वाला होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि चुनाव की देख-रेख कौन करेगा? फिर मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे कैसे? क्योंकि इसके लिए भी कई सारी विधियां हैं, हम आगे देखेंगे। हमारे यहाँ पे अलग विधि फॉलो की जाती है। अगर अमेरिका के चुनाव देखें तो वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीके से होता है। मतगणना कैसी होगी, प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, इन सब चीजों को ये जो हमारा संविधान है इन सारी प्रक्रिया के बारे में संविधान में बताया गया है पूरी तरीके से। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें कि कौन मत देने के योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, कौन चुनाव की देख-रेख करेगा, ये सब चीज़ों को इसलिए रखा गया है क्योंकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो और इनको लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके। जबकि मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे और उनकी मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, ये सब न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के लिए है कि सबको जो जिसका हक है वो मिल चुके। आगे हम देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान इसके लिए क्या-क्या दिए गए हैं और हम किस तरीके से उनका फॉलो अप करते हैं और क्या व्यवस्था है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, भारत में चुनाव व्यवस्था अगर देखें तो भारत में क्या होता है कि अगर चुनाव व्यवस्था देखें तो चुनाव व्यवस्था की 2 पद्धतियां होती हैं। एक होता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और एक होता है कि जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलता है वही चुनाव जीत जाता है। एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है और एक सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत होती है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? भारत में कौन सी प्रक्रिया पालन की जाती भारत में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? इन सब चीज़ों को देखेंगे इसमें। तो सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत का और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का, इसमें दोनों में अंतर क्या है? अब सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत ये हमारे यहाँ पे फॉलो की जाती है। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट वो किसी भी पार्टी का हो, जो भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव जीत जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि पूरे देश को छोटी-छोटी भौगोलिक इकाइयों में बाँट दिया जाता है और उन्हीं को या तो वो जिला होते हैं और कभी-कभी अगर जहाँ पे छोटे जिले मेन ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है कि 10 लाख मतलब बराबर ही रहे जनसंख्या का जो अनुपात रहे, जनसंख्या और प्रतिनिधि का अनुपात। तो कभी-कभी एक जिले में एक से ज़्यादा होती हैं सीटें और कभी-कभी जहाँ पे छोटे-छोटे जिले हैं तो वहाँ पे दो जिलों को मिला के एक प्रतिनिधित्व उनका रहता है। और इसमें क्या कहते हैं, फिर हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक-एक प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। मतदाता यहाँ पे ज़्यादातर प्रत्याशी को वोट देता है और पार्टी को जो भी वोट मिलते हैं और उन्हीं के हिसाब से वहाँ पे सरकार बन जाती है। ये लगभग हम लोग अपने यहाँ पे हर एक चुनाव में देखते हैं। बस ये होना चाहिए कि जो विजयी उम्मीदवार है उसको वोटों का बहुमत मिलना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो वहाँ पे जितनी भी सीटें थी उसके आधे से एक अधिक मिला तो वही को जीता हुआ मान लिया जाएगा। तो ये एक होना चाहिए। अच्छा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है
और यहाँ पे क्या होता है कि पार्टियों के भी चुनाव होता है। जैसे अपने यहाँ पे है तो कोई हम कैंडिडेट का चुनते हैं। जैसे अगर विधानसभा में का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, तो हम एक कैंडिडेट को चुनते हैं कि भैया फलाना ये हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे तो हम इनको वोट देंगे, ये विकास नहीं करेंगे तो इनको वोट नहीं देंगे, भले ही वो किसी पार्टी से रिलेटेड हो। हालांकि आजकल तो जिस तरह से दौर चल रहा है उसमें तो पार्टी पॉलिटिक्स ही ज़्यादा चल रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने कैंडिडेट को की योग्यताओं को भी देखते हैं। बट अगर इसमें देखा जाए समानुपातिक प्रतिनिधित्व में, इसमें ये होता है कि पार्टी को दे दिया जाता है, वोट पार्टी को दिया जाता है, और जिस पार्टी को जिस अनुपात में मिलता है वोट, परसेंटेज वोट का उसी हिसाब से उसको सीटें आवंटित की जाती है, और पार्टी जिस कैंडिडेट को चाहे वो उस कैंडिडेट को वहां पे रख सकती है, मतलब वहां पे अपना बुला सकती है। तो इन दोनों में यही अंतर होता है, और इसका पालन कहाँ कहाँ किया जाता है, इजराइल और नीदरलैंड में। तो ये हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया का कैसे पालन किया दिया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे लोकसभा में तो इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, सर्वाधिक वोट पाने की जीत वाला, और जबकि राज्यसभा में समानुपातिक प्रतिनिधित्व का पालन किया जाता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे, हाँ ये सब हमने बता ही दिया। आगे हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण भी किया जाता है। हम लोगों ने देखा था कि हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था 1932 में जब सांप्रदायिक पंचायत आया था उसी टाइम पे की जा, वैसे तो 1909 में ही किया गया था, मुस्लिमों के लिए आरक्षण दे दिया गया था। और लेकिन मेन जो एससी और एसटी इन सब के लिए आरक्षण की बात की गई थी वो 1932 में जब सांप्रदायिक पंचायत आया था, तो आरक्षण की बात वहीं से ही की गई थी। वहां पे हुआ ये था कि अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। ये हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे पूरी सही तरीके से। बट वहां पे ये हुआ था कि अंबेडकर जी चाहते थे कि जो सीटें हों उनका जो चुनाव, जैसे जो सीटें हैं उस पे भी उन्हीं का, दलित का ही खड़ा हो वहां पे प्रतिनिधित्व, और जो वोट दे वो भी दलित ही हो। बट जब गांधी जी ने यहाँ पे अनशन शुरू किया तो गांधी जी का ये मानना था कि इससे क्या होगा कि समाज में बंटवारा हो जाएगा, और इसकी जगह पे उन्होंने बात ये की थी कि यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व होगा वो दलित तो दलित करेगा भले ही, लेकिन वहां पे जो वोटिंग देंगे, वोटिंग राइट होगा वो सबके पास होगा, मतलब सब उसका चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर अपने यहाँ पे ये किया गया है। और लोकसभा में अगर 543 सीटें हैं तो उसमें से 79, 543 पूरा लोकसभा की सीटें हैं, और इसमें से 79 एससी के लिए है और 41 एसटी के लिए है। और यहाँ पे शुरू में तो ये 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन आरक्षण लगातार बढ़ाया जा रहा है, इस पे अलग बहस की जा सकती है, इस पे कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब अगला है, देखते हैं हम लोग कि परिसीमन आयोग क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा हो कि जो जनता है, जो जनसंख्या है और जो प्रतिनिधि है, उन दोनों का अनुपात हर जगह पे समान हो, भले ही वो किसी जिले से हो, किसी राज्य से हो, लोकसभा में भी वो समान हो, राज्यसभा में भी वो समान। अब हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या का अनुपात तो ऊपर नीचे हो जाता है कहीं कहीं पे जब जनगणना होती है तो, और तो इसके आधार पर ये परिसीमन आयोग होता है। जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र है, एक प्रदेश है, एक प्रदेश में कई सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब कई सारे निर्वाचन क्षेत्र में से उसमें हो, अगर किसी एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या से ज्यादा हो गई तो क्या किया जाता है, तो ये परिसीमन आयोग जो होता है वो उस निर्वाचन जो जिसमें जनसंख्या ज्यादा है उसमें से कम वाले के यहाँ कुछ कुछ जगह को मतलब अलाउ कर देता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों पे जगह पे अनुपात बराबर हो जाए। जैसे अगर 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि रखना है और कहीं पे 15 लाख जनसंख्या और कहीं पे 5 लाख जनसंख्या है, तो वो क्या करेगा कि जहाँ पे 15 लाख जनसंख्या है वहां के कुछ कुछ पार्ट को वो काट के 5 लाख वाले जनसंख्या वाले के साथ मिला देगा, तो दोनों की जगह पे 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि बराबर हो जाएगा। ये काम परिसीमन आयोग करता है, और परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर ही काम करता है। और इस तरह से पूरे देश में जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा है उसको खींचने का काम यही करता है। फिर परिसीमन आयोग हर एक निर्वाचन क्षेत्र में, वही हमने बता ही दिया पूरा, कि जनसंख्या की संरचना वगैरह देखता है, और उसके बाद फिर
देखता है कैसे कहाँ पे क्या करना चाहिए, उसी हिसाब से वो अपना बराबरी करने के लिए वो जनसंख्या को काट के डिवाइड कर देता है। फिर दूसरा यहाँ पे अगला देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो हमारे यहाँ पे चुनाव प्रणाली का मेन मकसद यही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। अब इसके लिए क्या है कि भैया जो चुनाव प्रणाली है वो भी निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, और तभी ये और चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो मतदाताएं हैं, उनकी मतदाता हैं उनकी आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में व्यक्त हो सके। किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ वो हुआ है, बेकार हुआ, या फिर हम और अच्छा कर सकते थे और नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीजों का। और अच्छा, हमारे यहाँ पे सार्वभौमिक, हम लोगों ने कल देखा था मौलिक अधिकार वाले सेक्शन में कि कुछ कुछ हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये हमारे यहाँ पे कानूनी अधिकार के रूप में है। सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है, इसके तहत ये है कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, इससे आपको कोई नहीं मतलब है। आप 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको वोट देने का राइट हो जाएगा, और जैसे ही आप वयस्क हो जाते हैं वैसे ही आपको वोटिंग राइट हो जाएगा। आपके साथ लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो केवल एक ऐसा पॉइंट था जिसपे कोई बहस ही नहीं हुई। मतलब इस एक पॉइंट से जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे वे सारे लोग सहमत थे। अब यहाँ पे चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया है। तो एक कुछ कुछ वही हमने बताया ना कि योग्यताएं होती हैं, अगर उन योग्यताओं को कोई भी फॉलो करता है, भले ही वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, वो जो प्रक्रिया है उसको अगर फॉलो अप करता है, उस योग्यता को, जो निर्धारित योग्यता है उसको फॉलो करता है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे भेदभाव नहीं रखा गया। अच्छा, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मतलब फैक्ट है इसमें, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि यहाँ पे 1989 तक क्या होता था कि 21, हम हर जगह पे देख रहे हैं कि हम हमेशा बता रहे हैं कि 18 साल से ज्यादा हो तो आपको वोटिंग राइट मिल जाता है, बट शुरुआत में क्या हुआ था कि 1989 से पहले यहाँ पे 21 वर्ष रखा गया था कि आप 21 साल के होंगे तब आपको वोटिंग राइट मिलेगा। यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 1989 में एक संशोधन हुआ था, और फिर इसे घटाकर 18 वर्ष रख दी गई थी इसकी जो आयु है। अब ये पूरा वही है कि समानता के सिद्धांत पे आधारित है और गैर भेदभाव के सिद्धांत पे आधारित है। अब यहाँ पे वोट देने के राइट के साथ साथ हमने देखा कि हमें चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिला हुआ है, और इसमें लोकसभा में और विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, और कुछ कुछ और भी प्रतिबंध हैं जो हमारे आरपीए एक्ट में पूरी तरीके से डिफाइंड है कि अगर आपको 2 वर्ष से ज्यादा सजा होती है तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और अगर आप कहीं कहीं पे कर्तव्यों का कुछ कुछ फॉलो नहीं करते, वो पूरी एक सूची दी गई है, उसके लिए पूरा अलग से वीडियो बना सकते हैं, या फिर उसके लिए पूरा अलग से ही पढ़ने की जरूरत है कि कब कब चुनाव पे लड़ने पे प्रतिबंध लगाया गया है। बट ये है कि इसके लिए शिक्षा वर्ग को लेकर कि आप शिक्षित हैं तो चुनाव लड़े, अशिक्षित हैं तो चुनाव लड़े, इस पे कोई रोक नहीं है। आपकी आय कितनी है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, इस पे भी कोई रोक टोक नहीं है, और आप महिला हैं, पुरुष हैं, किसी भी लिंग के हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया गया है यहाँ पे। अब ये चुनाव तो ठीक है, हमने बता दिया कि लड़ेंगे कैसे कैसे, क्या क्या प्रक्रिया फॉलो अप होगी। अब इनकी इसकी देखरेख कौन करेगा, वहां पे हम लोगों ने देखा था ना कि तीसरा क्वेश्चन है कि इसकी देखरेख कौन करेगा। तो इसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा, वो जितना भी निर्वाचन होगा देश में उसका संचालन करेगा, और उसका संचालन करेगा, अधीक्षण करेगा, निर्देशन और नियंत्रण करेगा। अब ये है कि जो अनुच्छेद 324 है उसके तहत पूरे निर्वाचन आयोग कैसे कैसे प्रक्रिया फॉलो अप करेगा, उनकी क्या शक्तियां होंगी, इन सब के बारे में पूरा बताया गया है। अब यहाँ पे भारत में निर्वाचन आयोग जो है उसकी सहायता के लिए हर एक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी भी होगा, और बस ये है कि निर्वाचन आयोग जो होता है वो सिर्फ लोकसभा के चुनाव को देखता है, राज्यसभा के चुनाव को देखता है, राष्ट्रपति के चुनाव को देखता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को देखता है। जो हमारे यहाँ पंचायतों में चुनाव होता है, जो नगर पालिका में चुनाव होता है, विधानसभा के चुनाव को भी लोक सेवा वो चुनाव आयोग देखता है। जो हमारे यहाँ पंचायतों का चुनाव होता है, जो हमारे यहाँ नगर पालिका का चुनाव होता है, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग बना है,
और राज्य निर्वाचन आयोग जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उससे स्वतंत्र होता है। मतलब सबका अलग अलग डिफाइन किया गया है कि राज्य के अंदर जो चुनाव होंगे उसको कौन देखेगा। हाँ, विधानसभा वाला चुनाव ये निर्वाचन आयोग देखता है, बट इससे नीचे जो लोकल बॉडीज का चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग देखता है। तो अगर हम निर्वाचन आयोग संस्था की बात करें तो 1989 से पहले यहाँ पे एक सदस्य होते थे, लेकिन 1989 में क्या किया गया कि 2 और सदस्यों की नियुक्ति की गई। तब से 1993 में फिर से 3 सदस्यों की, मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति की गई। तब से आयोग पूरा पूरा क्या कहते हैं, वही बना दिया गया, मतलब बहुसदस्यीय बना दिया गया। बट इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि सब, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्षता करते हैं तो उनके लिए अलग शक्तियां हैं और बाकी निर्वाचन आयुक्तों के लिए अलग शक्तियां हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जितनी भी शक्तियां हैं वैसे ही जो 2 और हैं उनकी भी सेम ही शक्तियां हैं। बस अंतर इतना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यहाँ पे अगर हटाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है और उसके लिए बाकायदा संसद में कानून लाया जाता है। बट अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो उसके लिए यहाँ पे सहमति लेनी पड़ती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त से। तो यही है, और इनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, 65 वर्ष के लिए होता है, और कार्यकाल समाप्त होने पर राष्ट्रपति यहाँ पे मतलब हटा ही देते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पे दूसरे लोगों किसी की नियुक्ति कर देते हैं, या फिर इनको भी प्रतिनियुक्ति का, मतलब कि फिर से पुनः नियुक्ति का है, ऐसा कुछ है। फिर अगर देखें कि निर्वाचन आयोग के काम क्या क्या है, तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बनाता है, और मतदाता सूची में जो भी नए लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी जनसंख्या है, हर साल कितने नए लोग 18 साल से ऊपर हो रहे हैं, तो उन सबको शामिल करना उसमें, उसको, और जो पुराने, मतलब जो है ना कि वो वाली जो जन्म पत्र होती है उनसे कुंजी उंजी से मिला के पूरा काम, ये सब निर्वाचन आयोग ही देखता है। और जो चुनाव का समय होगा, कब चुनाव होंगे, चुनाव के कार्यक्रम क्या क्या होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे, इन सब की घोषणा पूरी चुनाव आयोग ही करता है। और इसके अलावा ये जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इसको पूरा निर्णय लेने का अधिकार है। मतलब जैसे ही घोषणा हो जाती है चुनाव की, सारी जो मतलब जो भी व्यवस्था है, जो भी गवर्नेंस वाला है, वो सारा निर्वाचन आयोग के हाथ में आ जाता है, और जो भी अधिकारी हैं वो निर्वाचन आयोग के अंडर में काम करने लगते हैं। तो इसी की वजह से क्या है कि जो राजनीतिक दल है सत्ता में, वो निर्वाचन को प्रभावित ना कर सके और निर्वाचन स्वतंत्र हो, इसके लिए ऐसा प्रयास किया गया है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है, उनको कौन कौन से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने हैं, ये सब बात भी निर्वाचन आयोग ही करता है। तो फिर निर्वाचन आयोग, इन्होंने बताया कि बहुत अच्छे से काम किया है पिछले कुछ समय में और पूरी एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है, और इस तरह से। और लेकिन यह है कि निर्वाचन आयोग ये भी निर्णय ले सकता है कि कहाँ पे निर्वाचन कराया जाए, कहाँ पे ना कराया जाए। अगर कहीं पे दंगा भड़क रहा है तो निर्वाचन आयोग चुनाव कराने से मना भी कर सकता है कि नहीं, अभी नहीं करा सकते हैं, जब स्थिति सुधरेगी तब कराएंगे। ये सब बातें निर्वाचन आयोग, पूरा इनके पास निर्णय लेने का अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं कि चुनाव सुधार हमारे यहाँ पे क्या क्या किए जाने चाहिए, क्योंकि चुनाव सुधार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर जगह हम लोग देखते हैं कि बहुत बार लोगों के मन में असंतोष होता है कि नहीं, हमारे यहाँ पे सही तरीके से चुनाव नहीं हो रहे हैं, या फिर किसी और प्रक्रिया का हमें फॉलो अप करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों पे नुक्कड़ पे बैठ जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, हर जगह पे बहस होती ही रहती है। अब अगर हम लोग अपने से सोचे कि हाँ, क्या हमारे यहाँ पे चुनाव जो हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, और अगर सही नहीं हो रहे हैं तो क्या चुनाव सुधार करने की जरूरत है, ये सब बहस का पार्ट है। और आपको सोचना चाहिए कि हाँ, हमारे यहाँ पे चुनाव कैसे हो रहे हैं, अगर और जगह पे कैसे हो रहे हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि और अगर दूसरी कोई प्रक्रिया को का पालन करते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पूरी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखा गया है। और अगर हम लोग चुनाव सुधार की बात करें तो चुनाव सुधार में ये है कि हमारी जो चुनाव व्यवस्था है वो सर्वाधिक जो मत से जीतता है उस पे बात की जाती है यहाँ पे। और कहीं कहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर देनी चाहिए, वैसे ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर इसमें ये है कि ये चुनाव सुधार बहुत इसके रिकमेंड किया जा रहा है कि संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। और चुनावी राजनीति में जो धन के प्रभाव है उसको नियंत्रित करने के लिए जो धन बल की राजनीति है, बाहुबल की राजनीति है,
उसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इससे क्या ये कैसे कर सकते हैं कि हम चुनावी खर्चों को निर्धारित कर दें, और मतलब हम क्या, वही निर्वाचन आयोग ही निर्धारित कर दे। इसके अलावा जो भी वो फौजदारी का मुकदमा हो, उसे जिसके ऊपर मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंध करना चाहिए। और अगर कहीं पे है तो मतलब ये न्यायालय कुछ होने चाहिए, विशेष न्यायालय, जहाँ पे उनको अपील दाखिल करने का अधिकार होना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर जो हमारे यहाँ पे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अपील करते हैं हम लोग की चुनाव की, कि भैया हम इस धर्म के हैं तो आप इस धर्म के वोट दीजिए, इस जाति के वोट दीजिए, उन पे भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जानी चाहिए निर्वाचन आयोग द्वारा। और जो राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली है उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। ये कुछ कुछ सुझाव हैं, बाकी आप देख सकते हैं हर एक बार चुनाव होता है तो एक ये लोकतंत्र के उत्सव के रूप में हम लोग मानते हैं। तो इस तरह से हमें सोचने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो निर्वाचन आयोग की तरफ से सुधार हो गए। हम अपनी तरफ से क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन की हमेशा बात की जाती है, और हमें हमारे संविधान की भी में भी प्रस्तावना में ही हम भारत के लोग की बात की गई है, मतलब हम भारत के लोगों में ही सारी शक्तियां निहित है। तो हमारी क्या भूमिका हो सकती है चुनाव सुधार की? तो यहाँ पे ये है कि क्योंकि चुनाव जो होता है वो जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। सीधी सी बात है कि जनता क्या चाहती है, कौन सी सरकार बने, कैसी सरकार बने, और सरकार से जनता की क्या उम्मीदें हों। जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में बताती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसी के आधार पर जनता उसको वोट करती है। तो कुल मिला के जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती है चुनाव में। तो जनता की आकांक्षाओं की सही तरीके से अभिव्यक्ति हो सके, इसके लिए हमें क्या सुधार करना चाहिए अपने लेवल पे? तो सबसे पहले तो हमें ये कहना चाहिए जनता के आधार पर कि हमें ज़्यादा सतर्क रहने। गई है लेके, हाँ। फिर पहला तो ये है कि जनता को और अधिक सतर्क रहना चाहिए, और राजनीतिक कार्यों में और ज़्यादा सक्रियता से भाग लेना चाहिए। फिर ये है कि आम आदमी की भी अपनी सीमाएं हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो भी नहीं सकता है। तो कुछ कुछ राजनीतिक संगठनों का विकास करना चाहिए जो कि सही तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की कोशिश कर सकें। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी चुनाव व्यवस्था है, क्या वो सक्सेसफुल है? कुछ कुछ हद तक सक्सेसफुल है। तो इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि हाँ, हम मान सकते हैं, हालांकि 100% तो कोई भी नहीं सही होता है, बट हम मान सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ जो चुनाव प्रणाली है वो कुछ हद तक सफल हुई है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हम कैसे मान रहे हैं कि सक्सेसफुल हुई है। तो पहला ये है कि हमारे यहाँ पे जो चुनाव व्यवस्था है, इसकी वजह से मतदाताओं को स्वतंत्रता मिली है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। और इसकी वजह से केंद्र में देखें या फिर राज्य में देखें, तो सरकारें बदल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सरकार लगातार चली आ रही है, कहीं पे 5 साल में, कहीं पे 10 साल में, कहीं पे 15 साल में, लेकिन सरकारें बदल रही हैं। दूसरा ये है कि अगर हम लोग देखें कि जन भागीदारी का भी परसेंटेज देखें, तो 1952 में जब आम चुनाव हुए थे और आज 2020 में जो जनता की भागीदारी है उसका प्रतिशत भी बहुत बढ़ा है। फिर तीसरा अगर देखें तो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें सभी को स्थान मिला है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है, सबको बराबरी का अधिकार मिला है। और हम लोग अगर देखें संसद की संरचना को, लोकसभा की संरचना को, विधानसभा की संरचना को, तो हर एक सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व तो हुआ है। हालांकि ये 100% सही नहीं है, बट हुआ है। तो अगर हम अगला देखें तो चुनाव जहाँ पे जो धांधली कभी कभी हो जाती है, कुछ कुछ हद पे 1-2% अगर कहीं पे धांधली भी हो रही है चुनाव, तो उससे चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि चुनाव में धांधली को रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और बट चुनाव परिणाम इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। फिर और उसके बाद अंतिम बात यहाँ पे ये की गई है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कि जनता जनता जो है कहीं पे जो सरकार है वो चुनावों का जो भी जनादेश आता है उसका उल्लंघन नहीं करती है। जो जनादेश आता है सरकार वहां पे तुरंत बदल जाती है, और नई सरकार का पालन कैसे करना है, इन सारी प्रक्रिया
इन सारी प्रक्रियाओं को वहाँ पे पूरा पालन किया जाता है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, मतलब नहीं ही हुआ है भारत में, तो ये सब चीजें शायद ही ऐसा कभी नहीं हुआ है भारत में कि जो सरकार थी उसने जनादेश का पालन करने से इनकार कर दिया हो। जब भी जनादेश आता है तो जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, चाहे उनके पक्ष में जनादेश आए या फिर विपक्ष में जनादेश आए, वो उसका पूरा तरीके से सम्मान करती हैं और उसी का सम्मान करते हुए एकदम आराम से शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो मतदाताओं के अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ा है, चुनाव आयोग का कद बढ़ा है मतदाताओं की निगाह में, और काफी चीजें हैं कि जो पॉजिटिव दिखाई देती हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जा सकता है। बट यहाँ पे है कि थोड़ा सा सोचने की बात है कि हाँ, कितना पालन किया जाता है, कितना नहीं पालन किया जा रहा है, ये सब भी देख सकते हैं और ये एनालिसिस कर सकते हैं, तो एक नागरिक होने के नाते भी किया जा सकता है। अब ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें से हम लोग देखेंगे शुरू में कि जो शुरू में प्रश्न हमने किए थे, क्या उसका उत्तर मिला कि नहीं मिला। हम लोग इसमें देखते हैं जो हम लोगों ने शुरुआत में किए थे प्रश्न। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि चुनाव की विभिन्न विधियों के बारे में हमें पता चला। फिर हमारे अपने देश में चुनाव की व्यवस्था की क्या-क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधान क्या हैं, उनका क्या महत्व है, ये भी हम लोगों ने देखा। चुनाव सुधार पे बहस कैसी होगी, ये सब हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इस तरह से हम लोग यहाँ पे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए अपने इस वीडियो को, और और यहाँ पे अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो ठीक है, टेक केयर।